नमस्कार दोस्तों, टीईटी हिंदी की तैयारी के लिए आज हमारी ये 15वीं क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे अशुद्धि शोधन की। अशुद्धि शोधन और अशुद्धि शोधन व्याकरण में क्या होता है कि हम सब हिंदी विषय के छात्र हैं, भाषा के छात्र हैं, तो विशेष रूप से हमें त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, वर्तनी संबंधी त्रुटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उनसे कैसे बचें, इसके संबंध में हमने पहले आपको अशुद्धि शोधन की एक कक्षा दी है। आज उसकी परीक्षा भी हो जाएगी और जो नए बच्चे हैं उनको यह भी समझ आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर आती है अशुद्धि शोधन में, तो कमियां कैसे पूरी की जा सकती हैं वो भी पता लग जाए। तो दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। तो जो लोग आ चुके हैं उन सबका स्वागत है। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी रख दी है क्योंकि शाम को मुझे कहीं जाना था, क्लास मिस ना हो बस, इसलिए क्लास जरूर रखी जा रही है, छोड़ी नहीं जा रही है। सपना, पायल, श्रेया, आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि कहां कहां अशुद्धियां होती हैं और कहां उनको सुधारा जा सकता है। अब आज की इस कक्षा में जैसे पेपर में एक प्रश्न आता है, 4 विकल्प आते हैं, उस तरीके से दूं तो एक ही वाक्य को 4-4, 5-5 बार लिखना पड़ेगा, उसमें कम क्वेश्चन सिमटेंगे। तो अच्छा तरीका क्या है, मैं एक वाक्य दूंगा और आपको उससे जो संबंधित पूछूंगा क्वेश्चन की इसका शुद्धिकरण कैसे होगा, तो आप लिख लीजिए और फिर जो मैं बताऊंगा उत्तर में उसको आप देख लीजिए कि क्या उत्तर सही है। इस तरीके से हम थोड़ा सा चलाएंगे वाक्य वाली स्थिति को। नहीं तो एक वाक्य को मैं 4 तरीके से लिखूंगा कि कौन सा इसका शुद्ध रूप है, तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेंड को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किताब क्या पढ़ेंगे, ये वाक्य है का शुद्ध रूप क्या होगा। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा आप खुद लिख लीजिए, मैं आपको यहां पर दे दूंगा कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा। जहां शब्द की बात आएगी कि शब्द कौन सा सही है, शुद्ध है, वो हम ऑप्शन 4 दे देंगे, लेकिन वाक्यों में इसी तरीके से चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप किताब क्या पढ़ेंगे, इस वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। आपने देखा था कि पीजीटी फीमेल के अंतर्गत विराम चिन्ह संबंधी ऐसे वाक्य आए थे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कक्षा में, पदक्रम का दोष हो सकता है, तथ्य का दोष हो सकता है, लिंग का दोष हो सकता है, वचन का दोष हो सकता है, कारक का दोष हो सकता है, विराम चिन्हों का दोष हो सकता है, विभिन्न प्रकार के दोष हैं। ठीक है, तो कौन सा दोष है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि इस वाक्य में कौन सा दोष है, और कई बार आता है कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो हम क्वेश्चनों को दोनों तरीके के लेके चलेंगे, शुद्ध रूप भी लिखवाएंगे और कौन सा दोष था उससे भी जानने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो 12-13 लोग अभी भी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। भानु, पूनम, शीतल, अंकिता, पूजा, गीता, सभी का स्वागत है। गीता लिंक के द्वारा जुड़ी हो कि डायरेक्ट आ गया है अब आपके पास। आकाश, सपना, नीलिमा, आपका भी स्वागत है। तो देखें इस वाक्य को कैसे लिखा जाएगा, आप अपने मन में विचार बना लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए और हम यहाँ बताते हैं कि ये लिखा कैसा जाना चाहिए था। क्या आप किताब पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य ऐसे लिखा जाना चाहिए था, जिसने भी अपने
कॉपी में यही उत्तर लिखा है उसका ही सही है और बाकी किसी ने किसी प्रकार का भी उत्तर लिखा हो वो गलत होगा। तो क्यों? तो आप देखेंगे ये जो 4 हमारे पास पद थे, इन पदों में एक पद ये क्या के फॉर्म का है, यानी ये कहीं ना कहीं वाक्य प्रश्न करता हुआ दिख रहा है, और जब प्रश्न करता हुआ दिख रहा है तो लास्ट में पूर्ण विराम नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो एक क्वेश्चन भी पैदा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप क्या किताब पढ़ेंगे ये होना चाहिए, या क्या आप किताब पढ़ेंगे ये होना चाहिए। तो ध्यान रखें क्या से स्टार्ट होता है वाक्य और आखिरी तक चलकर पूर्ण क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आंसर इसका सही होना चाहिए था यही, क्या आप किताब पढ़ेंगे। अब इसमें दोष क्या था? इसमें दोष था पद क्रम का, यानी पद तो 4 थे, 4 ही पद होने चाहिए थे, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया, कोई कम नहीं हुआ, न किसी का लिंग बदला है, न किसी का वचन बदला है, न कोई कारक ऐड हुआ है, न कोई कारक हटाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। 4 पद थे, चारों ही हैं, लेकिन चारों का क्रम बदला हुआ था। तो इसे कहेंगे पद क्रम दोष था इसमें। पद और एक वाक्य में एक ही दोष हो ये भी नहीं हो सकता, मैंने कहा 2-3 दोष भी हो सकते हैं। तो इसमें पद क्रम का दोष था और पद क्रम के साथ साथ यहाँ ये जो विराम चिन्ह है उसका भी दोष था, क्योंकि यहाँ तो कोई विराम चिन्ह था ही नहीं, जबकि विराम चिन्ह होता है। वाक्य पूरा ही तब होता है जब उसके अंत में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक कोई एक विराम चिन्ह जरूर आ जाए। विराम के बिना वाक्य खत्म नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? आज इस तरह से पूछेंगे वाक्यों को, शब्दों को हम 4 ऑप्शन जरूर दे देंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गावस्कर जो कप्तान भूतपूर्व थे विख्यात खिलाड़ी हैं। ये एक वाक्य है और इस वाक्य को देखें और बताएं कि इस वाक्य में क्या होना चाहिए था। तो कई लोगों ने उत्तर सही भी दिया है इस वाले का, तो इसी तरह आपने देखना है। श्रेया का आंसर सही था और औरों का बीच में अभी चला गया था इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। गावस्कर जो कप्तान भूतपूर्व थे विख्यात खिलाड़ी हैं। एक बार वाक्य बना लीजिए अपने पास, फिर हम यहाँ देख लेते हैं। टीना भी जुड़ गई हैं, सोनम भी जुड़ गई हैं, नमस्ते आशा। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? अगर आपने बना लिया हो तो मैं इसे बना दूं। भूतपूर्व कप्तान गावस्कर विख्यात खिलाड़ी हैं। ये वाक्य होना चाहिए था। देखें क्या आप लोगों ने ऐसा ही बनाया है या किसी और तरीके से बनाया है, और जो ये बनाया है इसमें किस चीज का दोष था वो भी देखें। तो श्रेया कहती है मात्रा और पदक्रम का दोष था। मात्रा कौन सी थी? मात्रा कौन सी थी मुझे अभी समझ नहीं आया। श्रेया की मात्रा का कौन सा दोष था? पदक्रम का दोष तो समझ आ रहा है क्योंकि पद सारे हिला दिए गए हैं। और शुक्ला जी लगाते हैं कि भूतपूर्व कप्तान गावस्कर के बाद कॉमा, तो एक अल्प विराम लगाकर चल रहे हैं, यानी कि विराम चिन्ह का उन्हें दोष दिख रहा है शुक्ला जी को। लेकिन शुक्ला जी यहाँ देखिए कोई कॉमा आने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए इस सारे पदों में हर वाक्य में आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता है। तो हमें इसमें से सब्जेक्ट छांटना है। सब्जेक्ट कौन है? वो गावस्कर है और खिलाड़ी हैं। ये एक्चुअली इतना सा वाक्य है, गावस्कर खिलाड़ी हैं, और बाकी जो हैं ये पदबंध हैं। खिलाड़ी कैसा है तो उसकी विशेषता दी गई है विख्यात है।
यानी ये अपनी जगह सही होना चाहिए, विख्यात खिलाड़ी है, ये सही दिया था। लेकिन गावस्कर से पहले भूतपूर्व कप्तान, ये इसका पदबंध आएगा। और यहां पर क्या दिया था, गावस्कर को पहले लिख दिया था। संज्ञा का पदबंध उससे पहले आता है, मैंने वाक्य समझाया हुआ है। राम घर गया, वाक्य में कर्ता राम है। दशरथ पुत्र राम घर गया, तो दशरथ पुत्र पहले आएगा। अगर हम ये लिख लें राम दशरथ पुत्र घर गया, तो वहां पर पदबंध का सही प्रयोग नहीं दिखाई देगा आपको। तो यहां पर यही वाक्य आना था कि बस गावस्कर जो है भूतपूर्व कप्तान के इधर बाद में आना था। एक बात। दूसरी बात, जो और ये थे, ये एक्स्ट्रा वर्ड लग गए। कई बार वाक्य में अतिरिक्त शब्द भी आ जाते हैं। ये थे क्यों लगाया गया, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए था, भूतपूर्व। जब भूतपूर्व लग गया तो थे की जरूरत नहीं है और जो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गावस्कर को पहले लाकर शब्द को इस तरह से इसमें दोष बदल दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार यहां 3 प्रकार के दोष थे। अतिरिक्त शब्दों का दोष था, पदक्रम का भी दोष था, और विराम चिन्ह खैर इसमें मैंने नहीं लगा, 2 ही समझिए, नहीं तो मैं विराम चिन्ह भी लगा देता, और विराम चिन्ह इसमें जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं। आइए बीमार को शुद्ध गाय का दूध पिलाइए। चलिए बताइए कि इसमें क्या आपको लगता है कि क्या दोष है और क्या ये वाक्य बनना चाहिए था। तो वाक्य बना लीजिए और फिर दोष भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। तब तक दूसरा लिख देता हूं। तीन बजे परसों स्टेशन जाऊंगा मैं। इस वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे जरा ये भी देखें। हाँ, अनावश्यक शब्द, कई बार अनावश्यक शब्द होता है, कई बार जो शब्द आना चाहिए वो होता ही नहीं, उसकी कमी होती है। न्यून पदत्व दोष और अधिक पदत्व दोष, ये दोनों दोष होते हैं उसमें। तो पायल लिखती हैं, बीमार को गाय का शुद्ध दूध पिलाइए। पिलाइए नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है पिलाएं, का शुद्ध दूध पिलाएं, और मैंने लिखा है पिलाइए। भानु लिखती है, बीमार को गाय का शुद्ध दूध पिलाइए। टीना भी वही लिखती है। तो बीमार को गाय का शुद्ध दूध पिलाइए, ये वाक्य बनना था। अब पायल कह रही है पिलाइए की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। अब कई बार क्या करता है, ये बीमार जो है ना, बीमार, इसको जैसे हम बोलते हैं बीमार है आदमी, बीमार बोलते ये हैं, लेकिन एक्चुअल होता है बीमार, बीमार नहीं होता बीमार। तो कई बार यहाँ पे भी ध्यान नहीं देता, उसको पता है शुद्ध वाला कॉन्सेप्ट है, कई बार पढ़ा है, पदक्रम का दोष है, वो उसको सुलझाने में रहता है और स्पेलिंग नहीं देखता है। बीमार की स्पेलिंग में बड़ी ई की मात्रा आती है, यानी शब्दों की अशुद्धि भी यहाँ चेक हो जाती है। तो एक तो यहाँ पर पदक्रम का दोष था, गाय शुद्ध नहीं थी, दूध शुद्ध था, इसलिए ये शब्द यहाँ आना था, पदक्रम, एक बात। दूसरा दोष था ये वर्तनी का, पिलाइए नहीं होता है, पिलाइए होता है, तो ये वर्तनी सुधारनी थी। तो पदक्रम का दोष और वर्तनी दोष, ये 2 दोष आपको यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको देखें, 3 बजे परसों स्टेशन जाऊंगा मैं। और ये सारे दोष जो पैदा होते हैं वाक्य में, वो बेसिकली कब होते हैं, जब हम व्यवहारिक रूप में अर्थ को ध्यान में रखते हुए बोलते बस हैं।
क्या बोल रहे हैं ये नहीं पता होता, कैसे बोल रहे हैं ये भी बिल्कुल भी नहीं पता होता है, और फिर वहां व्याकरण के दोष पैदा हो जाते हैं। 3 बजे परसों स्टेशन जाऊंगा मैं, अर्थ तो सबके समझ आ रहा है, लेकिन क्या ऐसे बोला जाना चाहिए था? तो देखिए शुक्ला जी कहते हैं मैं परसों 3 बजे स्टेशन जाऊंगा, मैं परसों 3 बजे स्टेशन जाऊंगा। वीना भी ये कह रही है मैं परसों 3 बजे स्टेशन जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो आपको पता है मैं की बात आ रही है, वक्ता अपने बारे में कह रहा है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले। स्टेशन जाऊंगा 3 बजे परसों, या परसों 3 बजे जाऊंगा, या 3 बजे परसों जाऊंगा, तो पहले परसों आएगा कि 3 बजे? तो ध्यान रखना जो सबसे प्रायोरिटी की चीज है वो सबसे पहले में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं परसों, उसके अंदर फिर और 3 बजे, फिर क्या स्टेशन जाऊंगा, और लास्ट में पूर्ण विराम। यानी पदक्रम का दोष था पहली बात, वर्तनी का भी दोष था क्योंकि पूर्ण विराम नहीं था, तो दो दो दोष थे इसमें भी। बिल्कुल ये सबका सही हुआ, किसी का गलत नहीं था, क्योंकि अभी तो वाक्य शुरू हुए, अभी धीरे धीरे थोड़े से हो सकता है कोई वाक्य आपको मुश्किल भी लगे। आपने देखा पीजीटी वाला पेपर फीमेल का, इस तरह के वाक्य आपके पास आए थे। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, बताइए। दो वाक्य हैं, मुझे भारी दुख हुआ, और उधर है सूर्य पूर्व पर उगता है, तो क्या होना चाहिए? शुक्ला जी डरा क्यों रहा हूं? आप बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मैं डरा कहाँ रहा हूं आपको? तो देखिए सीमा कहती है मुझे बहुत दुख हुआ, और वीना भी वही कहती हैं, टीना भी वही कहती हैं, सीमा कहती हैं सूरज पूरब से उगता है, ये लिख दूं? अरे सूरज पूरब से उगता है ये लिख दूं? सूर्य को सूरज बना दूं, पूर्व को पूरब बना दूं? टीना सारा उलट पुलट करके रख दोगी क्या? सॉरी सीमा, सोनम कह रही है बहुत दुख हुआ, इसका आंसर बता रही है बहुत दुख हुआ, ये लिख दो। और शुक्ला जी लिख रहे हैं मुझे बहुत दुख हुआ, पायल भी लिख रही है मुझे बहुत दुख हुआ। अब देखिए इस सेंटेंस में पहली बात तो पदक्रम बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें क्या गलती थी? मुझे सब्जेक्ट सबसे पहले सही है, दुख हुआ, ये दुख जो है इसमें जो विसर्ग लगा है ये संस्कृत के शब्दों में चलता था। अब आप जानते हैं कि बीच में विसर्ग नहीं आता है, अंत में विसर्ग आता है, मानकीकरण में हम पढ़ चुके हैं। तो ये अगर दुख आपने डॉट वाला लिखा, जैसे शुक्ला जी ने विसर्ग लगा दिया बीच में दुख में, वो आंसर गलत होगा। जो बिना विसर्ग वाला है वही आंसर सही होगा। और इसका विशेषण दुख भारी नहीं होता है, बहुत होता है, तो ये विशेषण सही नहीं था, विशेषण का दोष था। और हुआ के बाद पूर्ण विराम यानी विराम चिन्ह का दोष था। 3 दोष थे, विशेषण का, वर्तनी का या मानकीकरण का, और विराम चिन्ह का, 3 दोष थे इसमें। अब दूसरा देखिए, सूर्य पूरब पर उगता है, तो आप किसी ने सूरज, सीमा ने लिख दिया सूरज पूरब, अरे सूर्य को सूर्य ही रहने दीजिए, पूर्व को पूर्व ही रहने दीजिए, तत्सम शब्द चल रहे हैं। पर नहीं उगता है, से उगता है कि में उगता है, तो में उगता है, यानी ये सही नहीं लगा था इस वाक्य में। ये क्या है? ये है कारक, यह कारक का दोष था, कारक का दोष।
ठीक है, तो मैंने कहा दोनों तरह के प्रश्न आपसे पेपर में कर सकता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके 4 फॉर्म दे सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा दोष है। तो दोनों तरीके से चीजों को ध्यान से देखें और बताएं। यह लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ कौन सा दोष है, ये जरा देखकर बताएं यहाँ कौन सा दोष है इस वाक्य में। मरे राम जलावे राम, ये वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। 2 वाक्य दिए मैंने आपको। तो सूर्य पूर्व में उगता है, बहुत लोगों ने सही बताया, बहुत अच्छी बात है। यह लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ कौन सा दोष है। तो पायल कहती है सर्वनाम दोष है। टीना सेंटेंस बता रही है। टीना सेंटेंस नहीं बनाना है आपकी बार, सिर्फ ये बताना इसमें दोष क्या है। जैसे सर्वनाम का दोष पायल बता रही है, नेहा बता रही है, ज्योति बता रही है। ज्योति इसके साथ संबंधी दोष भी बता रही है। संबंधी दोष क्या होता है? शुक्ला जी वाक्य नहीं लिखना है आपकी बार, दोष बताना है खाली। सोनम कहती है ये लोग आएगा। अरे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आंसर क्या है? तो आप देखिए यह एक सिंगुलर के लिए आता है, एक वचन के लिए आता है, और लोग जो है रहते जो है ये बहुवचन फॉर्म है। तो वाक्य क्या होना था? ये की जगह यह की जगह क्या होना था? ये लोग कहाँ रहते हैं। तो दोष किसका हुआ? सर्वनाम का दोष हुआ, ये आंसर बताएं, या वचन का दोष हुआ, ये आंसर बताएं। देखें जरा, सोच के बताएं, यहां दोष सर्वनाम का है या वचन का है। एक बात, अधिकतर लोगों ने इसे सर्वनाम का दोष बताया। सर्वनाम तो लगा ही है, लेकिन सर्वनाम का वचन सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? वचन का दोष था इसमें। ठीक है, समझ आया? सर्वनाम का दोष ना कहेंगे, इसे वचन का दोष कहेंगे। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ये लोग कहां रहता है, तो रहते हैं बनाना पड़ता, वचन का ही दोष होता। उसे ये कहें कि क्रिया का दोष है, क्रिया का दोष नहीं है, वचन का दोष है। अभी तक तो खैर ऐसा नहीं आता, सिर्फ 4 वाक्य लिखे रहेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछ लेते हैं, या एक वाक्य देके इसका कौन सा शुद्ध रूप है। लेकिन मैंने कहा पूछ सकता है कि कौन सा दोष है, तो उसको अभी प्रैक्टिस कर लें। श्रेया, ये जो क्वेश्चन मार्क के दोष को अभी बताया, ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, कोष्टक चिन्ह, ये विराम चिन्ह के दोष कहलाते हैं। देखे जरा, मरे राम जलावे राम, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, दोष नहीं बताना, वाक्य शुद्ध कर दीजिए। अब देखिए वीना ने जैसे लिखा विराम चिन्ह दोष होता है। अब वीना ने ये तो लिख दिया विराम चिन्ह दोष होता है, लेकिन चिन्ह की स्पेलिंग ये है, ये आधा ह और न पूरा है, लेकिन आधा न और ह बाहर भी बिखरा पड़ा है, किताबों में भी बिखरा पड़ा है। तो आपसे ये पूछ सकता है सही शब्द क्या है, तो सही शब्द ये है चिन्ह, चिन्ह नहीं है चिन्ह। मरे राम जलावे राम, अरे कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बना रहा है इसका आंसर, क्या चक्कर है तुम्हारे में से? तो
क्या इसका सही आंसर होना चाहिए मरे राम जलावे राम? नहीं। चलो मैं बना देता हूं। यस बीना, अब सही बनाया आपने शब्द। अगर आप टाइप करोगे CHINH तो गलत टाइप हो जाएगा। CHIHN करोगे तो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो सीमा गौतम कहती हैं ये लोकोक्ति है क्या? अब लोकोक्ति है या मुहावरा है या सामान्योक्ति है, जो कुछ है सीमा आपके सामने है। अब इसको सुधार दीजिए। तो किसी का आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब लग रहा है दिक्कत है। तो पहले समझें, मरे राम, राम नहीं मरते हैं और ना राम जलाते हैं। ये वाक्य है मारे राम जलावे राम। राम ही है जो मारते हैं और राम ही है जो जिंदा रखते हैं। जलावे, ये जलावे की जगह क्या आएगा? जिलावे। देखिए, अब जलावे का मतलब होता कि जो जलाएगा ना। मारे राम जिलावे राम, और ये दो वाक्य हैं, इसके बीच में कॉमा भी आना है, अल्प विराम भी आना है। तो इसलिए मरे राम नहीं था, मारे राम, और जलावे राम नहीं, जिलावे राम, और बीच में अल्प विराम, यानी वर्तनी का दोष, अर्थ संबंधी दोष है। अर्थ ही बदल गया इसमें। वर्तनी दोष, अर्थ संबंधी दोष और विराम चिन्ह संबंधी दोष, तीन दोष है इसमें। अरे राम ही मारेगा, राम ही जलाएगा नहीं पायल, राम ही मारते हैं और राम ही जिलाते हैं। यानी हम अपनी इच्छा से ना जीते हैं ना मरते हैं। जिलाने, जिंदा करने वाला, पैदा करने वाला और मारने वाला एक ही है। और श्रेया कह रही है मुझे यही आ रहा था। अरे तो यही आ रहा था तो लिख देती। अब देखिए, जिसको लोकोक्ति नहीं सुनी होगी जिसने, ये तो हो सकता है उसको दिक्कत हो। लेकिन यहाँ क्या लोकोक्ति जानना जरूरी है कि अर्थ जानना जरूरी है? अर्थ जानना जरूरी है। अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तब तक वाक्य कैसे बनेगा? जैसे गंगा